जय हिंद स्टूडेंट्स। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यदि तैयारी करते होंगे, प्रिपरेशन करते होंगे, तो उन लोग के लिए एक मस्ट कॉमनली यूज किया जाता है नरेशन, जो कि ग्रामर का एक टॉपिक है। नरेशन जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो नरेशन हमारा होता क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखेंगे, रूल्स देखेंगे विद एग्जांपल के साथ में, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल पूरा बिगिनिंग टू एडवांस तक हम लोग नरेशन सीखेंगे। अगर आपने यह स्टार्टिंग से हम लोग पूरा सीखेंगे, पूरा बेसिक लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको टेंस आता हो, नहीं आता हो, पहले से कुछ भी आता हो या नहीं आता हो, कोई डजंट इफेक्ट मैटर, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नरेशन। और नरेशन क्या होता है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है। अ स्टेटमेंट विच इज कन्वेड बाय अ स्पीकर इज कॉल्ड द नरेशन। हमारा नरेशन क्या होता है, या नरेशन को हम बोलें तो इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच, या फिर इसको कथन बोल दीजिए। ये हमारा नरेशन एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग कथन बोलते हैं। अगर इसी को बोलें तो हमारा यह नरेशन नरेट शब्दों से बना हुआ है। नरेशन नरेट शब्दों से बना है। यदि हम बात करें नरेशन नरेट शब्दों से बना हुआ है, तो यदि हम इसका नरेशन का बात करें तो इसका क्या हो जाता है, टू से। क्या हो जाता है, टू से, दैट मीन्स कहना। हमारा क्या हो जाता है, इज अ स्टेटमेंट, स्पीच या कथन, नरेशन, जो कि हमारे नरेट शब्दों से बना हुआ है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, टू से मीन्स कहना। अब हम ये छोटा सा डिफिनीशन देखें, यदि अगर हिंदी में, तो क्या होता है कि वह वाक्य या कथन, वह वाक्य या कथन जब वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नरेशन कहलाता है। नरेशन कहलाता है। यदि आप लोग को इंग्लिश वाला वर्ड यदि नहीं समझ में आया होगा, स्टेटमेंट विच इज कन्वेड बाय अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया। क्या लिख दिया, वह वाक्य या कथन जब वक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नरेशन कहलाता है। अभी तक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। नरेशन क्या होता है, जब हम किसी के तो कोई सा भी अपना स्टेटमेंट, कोई सा भी एक कंप्लीट सेंटेंस बातें रखते हैं, उसी को हमने नरेशन बोल देते हैं। वही हमारा कथन हो जाता है। जैसे मेरा एक स्टेटमेंट है कि मैंने आज 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यह मेरा स्टेटमेंट हुआ। मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई किया, यह मेरा स्टेटमेंट है। तो यही हमारा एक कथन होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, नरेशन। यदि हम नरेशन को देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे नरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक होते हैं हमारे, देखिए हमें इस पे लिखने में हल्का सा दिक्कत आ रही है, स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच एंड अदर होता है दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहीं से हमारा पूरा कहानी स्टार्ट होता है नरेशन का। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला डायरेक्ट स्पीच। यदि हम इसका बात करें हिंदी का, तो यह किसको हम बोल देते हैं, प्रत्यक्ष कथन या वाक्य बोलिए, और इसको बोल देते हैं अप्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष वाक्य, ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक एक करके इसके पूरे डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे, जो कि फर्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाता है, तो डायरेक्ट स्पीच हमारा होता है वह वाक्य या कथन जो किसी के कही हुई बातें को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब किसी के द्वारा कही हुई बातें को एज इट इज, ज्यों का त्यों, उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, जब किसी के द्वारा कही गई बातें को, किसी के कही गई बातें को उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में मीन्स एज इट इज, ज्यों का त्यों। एज इट इज, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, तो ये हमने समझ लिए क्या, जब किसी के द्वारा कही हुई बातें को के द्वारा कही हुई बातें को उसी के शब्दों में प्रस्तुत कर देना, द्वारा कही गई बातें को उसी के शब्दों में एज इट इज, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच का यदि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेज टू गीता, राम सेज टू गीता, आई लाइक यू। देखिए, राम सेज टू गीता आई लाइक यू, ये हमारा क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक एग्जाम्पल हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी के कही हुई बातें या कथन को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट का बात करें यदि हम, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स किसी के कही हुई बातें को उसके शब्दों में ना कहकर, थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगाकर, थोड़ा सा अपने में से कुछ वर्ड मिलाकर या अपने लैंग्वेज में प्रस्तुत करना या रिप्रेजेंट करना, उसी को बोल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाता है, यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट लिखें, इसका डिफिनीशन लिखें, तो वह वाक्य या कथन, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में, इट मीन्स मैनिपुलेट,
मैनिपुलेट कर प्रस्तुत करते हैं वह क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे आसान लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें इसका, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो किसी के कही हुई बातें को उसके बातों शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में मैनिपुलेट कर प्रस्तुत किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जो कि हम लोग बोलते हैं कि दूसरे किसी में झगड़ा लगाने के लिए उसके कुछ बातों उठा करके थोड़ा सा अपने बात को मिक्सअप करके एक वर्ड कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यदि हम इसका बात करें तो जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखे थे उसी को इसमें हम सॉल्व कर देंगे। जैसे क्या हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखे थे, राम सेज टू गीता आई लाइक यू। राम टेल्स गीता, इन्वर्टेड को हटाएंगे, डेट लगाएंगे, हे लाइक्स यू का हम क्या कर देंगे, हर। ठीक है, राम टेल्स गीता डेट ही लाइक्स हर। तो ये हमारा यहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने समझ लिया। बस हमने 2 पॉइंट किए, ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट को कवर अप करते चलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग को समझ में आ गया होगा मे भी। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है, स्पीच डायरेक्ट स्पीच यह 2 प्रकार का होता है। जैसे 2 प्रकार का कैसे होता है, जैसे हमने लिखा था एक एग्जाम्पल, या लिखते हैं, ही सेज टू अस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होने वाला है नरेशन का, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। ही सेज टू अस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हमको इन्वर्टेड कोमा करके कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, आप लोग बोलेंगे जी हाँ। तो अब यहाँ पे हम बोलें कि ये हमारा जो अलग एक सेंटेंस बन के रेडी हो रहा है क्या? ही सेज टू अस, एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है क्या? ये कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम थ्री थिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, बात कर लें तो सब्जेक्ट का, एक वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट का या अदर वर्ड का, तब जा कर के एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन पाता है। एम आई राइट? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ये टोटल के टोटल को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये टोटल के टोटल वर्ड को क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हमने बोल दिए, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, ये डायरेक्ट स्पीच है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लिखा, ही सेज टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसी का हमने क्या किया कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो हमारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम बात करेंगे इसके एक एक वर्ड को, एक एक टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। सबसे पहले इसे तोड़ना सीखेंगे, फिर इसे जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए आसानी से इसे तोड़ते हैं। अब इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल इसको लिखते हैं दोबारा से। He said to us, you are my best friend. बहुत अच्छा। वह हमसे कहा, you are my best friend, तुम मेरा बहुत अच्छे मित्र हो। तब हम इसको डायरेक्ट स्पीच को पहचानते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक वर्ड को कि होता क्या है। ये हम पूरा के पूरा वर्ड को क्या बोल दिए थे, रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच, और ये पूरा के पूरा वर्ड को क्या बोल दिए थे, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो ही आया हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे से आया हुआ है से, ये हमारा यहाँ पे वर्ब है क्या, यहाँ पे टू आया हुआ है ये हमारा प्रीपोजिशन है क्या, अस आया हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्या। अब यहाँ पे तो इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ है, फिर यहाँ पे आया हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे आया हुआ है आर, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो कि अभी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तब हमारा मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है, वो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे छोटे। अब यहाँ पे माई आया हुआ है, ये हमारा पीए साहब है क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमारा आया हुआ है बेस्ट फ्रेंड, ये सबको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मान लीजिए, सिंपल। बस अब हम पूछेंगे कि आप लोग हमें बताइए कि सब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, वर्ब यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर ऑब्जेक्ट इधर भी है, इधर भी है। तो हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट बोलिए, तो किसी ने बोलेंगे क्या कि ही, तो फिर किसी ने बोलेंगे यू। तो क्या यह सही हुआ? तो इस तरह से हमने नहीं पहचानेंगे, इसके लिए हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जो कि हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को शॉर्ट में यदि हम रिंग एसपी लिखें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, RETD इसको लिखेंगे SP। तो हम यहाँ पे बोल दें कि ही हमारा ये जो सब्जेक्ट है यह रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, हमारा सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन जो है हमारा रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे हम बात करें हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट, तो हमारा ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये हमारा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो हमारा क्या कहला देता है, रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम इसके एक एक टर्म को हमने डिफाइन किए कि जो भी हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड प्रीपोजिशन, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड अदर वर्ड आया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एक डिफिनीशन लिखवा दें क्या। आप लोग यदि भूल जाएंगे तो इसके लिए हम एक डिफिनीशन लिखवा देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच खुद डिफाइन कर सकते हैं क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, वह वाक्य या कथन जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, वह वाक्य या कथन, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्पीच या कथन जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। हमने क्या देखा, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वह वाक्य हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अगर इसके हम सेकेंड टर्मिनोलॉजी को बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या हो जाएगा, वह वाक्य या कथन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वह वाक्य या कथन जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखे, डायरेक्ट स्पीच के दो फॉर्म होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमने प्रीवियस में देखे हुए थे। क्या होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, ये दो होते हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो उसके बाद में हम इसको एक एक टर्म में डिफाइन किए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इनडायरेक्ट स्पीच को मैंने तो देख लिया था। चेंजिंग रोल, हमने सबको पहचान लिए कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं। हमारा पूरा का पूरा स्टोरी इस पे डिपेंड होगा कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। हम अपने दोस्तों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए क्या करते हैं, किसी ने दूसरे बात कही, हमने सुन लिया और उसी को अपने लैंग्वेज में उसे मैनिपुलेट करके कुछ उसमें ऐड कर देते हैं और तब उस किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल। ठीक है, तो हमारा चेंजिंग रूल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या रूल होता है वो हमने देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है, जनरल रूल। जनरल रूल, और एक होता है स्पेशल हमारा होता है ये जनरल रूल, और एक होता है स्पेशल रूल। ठीक है, एक होता है हमारा जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रूल होता है, एक होता है जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। चलिए आप लोगों को एक रियल लाइफ के एग्जांपल देते हैं, पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, फिर इसके बाद में इसके आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों के घर पे क्या होता है कि दो तरह से कंडीशन अप्लीकेबल होता है। सब क्या होता है हम लोगों के यहाँ पता होगा कि क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी के घर बहुत ओल्ड रिलेटिव प्रेजेंट हुए, ओल्ड रिलेटिव मेहमान प्रेजेंट हुए, तो उन लोग को क्या करते हैं, जनरली ट्रीट करते हैं, जनरली उनको ट्रीट करते हैं, आइए बैठिए, जो भी कुछ है बातें कर लेते हैं सिंपली जनरली। लेकिन वही यदि कोई स्पेशल मेहमान आने वाले होंगे या स्पेशल कोई पर्सन आने वाले होंगे, प्रेजेंट होने वाले होंगे, उन लोग के लिए ज़ोरों थोरों से तैयारी पहले ही चलता है। क्या तैयारी चलता है, स्पेशल उन लोग के लिए स्पेशल डिश बनाया जाता है, स्पेशल फूड बनाया जाता है, ये चाहिए उनको। लेकिन वही जनरल आ जाते हैं कोई, तो वही दो तीन चलता है। जैसे मान लीजिए वो आए तो उनको लिए चाय पानी बिस्किट का पूछ लिए, ख़त्म बस। लेकिन वही कोई स्पेशल व्यक्ति आ गए तो उनके लिए पूरा खाना खिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, फिर उसके बाद में चाय कॉफ़ी का पूछेंगे, फिर उनका फेवरेट खाना पूछेंगे, फिर वैसे प्रस्तुत करेंगे। उनके लिए बहुत अलग अलग होता है, और ये जनरल जो सब किसी के लिए अप्लीकेबल होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, अगर थोड़ा सा बाकी भी होगा तो इससे हम लोग डिफाइन करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो जनरल रूल यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, सामान्य नियम जो सब किसी के लिए अप्लीकेबल होता है। स्पेशल रूल जो कि खास के लिए, खास व्यक्ति के लिए यह अप्लीकेबल होता है। खास नियम, खास नियम और एक सामान्य नियम। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके रूल्स को देखेंगे। हमारा जनरल रूल, जनरल रूल जो कि सब किसी के लिए सेम एप्लीकेबल होता है, क्या हो जाता है,
जनरल रूल। क्या होता है जनरल रूल? जनरल रूल होता है यह सभी वाक्य के लिए सामान्य रूल लागू होता है। ओल्ड जो जिस टाइप के भी रिलेटिव घर पे प्रेजेंट हुए सब किसी के लिए बस एक ही नियम चलेगा। लेकिन कोई स्पेशल व्यक्ति आ गए, मामू आए तो, या फिर कोई न्यू रिलेटिव बने हुए होंगे वो आए तो फिर उन लोग के लिए तो बस अलग ही मज़ा होता है ना। तो ये हमारा जनरल रूल। जनरल रूल में क्या होता है, यह नियम सभी वाक्यों के लिए लागू होता है। यह नियम, यदि हम इसको डिफिनीशन लिखें तो यह नियम सभी वाक्यों, सभी सेंटेंसेज के लिए लागू होता है। जनरल रूल, यह नियम सभी वाक्यों सेंटेंसेज के लिए लागू होता है। ये है जो कि कौन कौन से हमारे हैं जनरल रूल जो सब किसी के लिए अप्लीकेबल होते हैं। जो कि फर्स्ट हमारा क्या है, यदि हम बात करें फर्स्ट का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन। बी नंबर है चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस। एंड थर्ड नंबर है चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों नहीं समझ रहे बाबू? चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इसको रीराइट करते हैं। चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमारा ये 3 जनरल रूल होता है, ये सब किसी के लिए अप्लीकेबल होता है। चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस। ओ सेट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चेंज इन
टेंस, चेंज इन टेंस। ठीक है, टेंस में परिवर्तन करना सीखेंगे, पर्सन में और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि आपने टेंस पढ़ रखे हैं, पर्सन पढ़ रखे हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं, तो क्या हम इसके बेसिस पे आगे बढ़ें? तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक पार्ट को देखते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा है जो आप लोगों को बता रहे हैं जैसे आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है, पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बेसिक से ही बताएंगे, एक एक वर्ड को कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं आने वाला है। चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जनरल रूल हम लोग अभी देख रहे हैं। जनरल रूल में हमारे जो भी आते हैं वाक्य, सेंटेंस, ये सब किसी के लिए ये तीनों अप्लीकेबल होते हैं। चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पूछते हैं पर्सन, व्हाट इज पर्सन? छोड़ दीजिए वो सब क्या होता है, पहले बताइए पर्सन, पर्सन होता क्या है? तो क्या कहोगे कि पर्सन हमारा होता है तीन तरीके से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और एनी नेम हमारा थर्ड पर्सन आ जाता है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन पर्सन रूल। अब चेंज इन पर्सन पहले देखते हैं, तो क्या होता है चेंज इन पर्सन? तो चेंज इन पर्सन के लिए होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही, सी, इट, दे, एनी नेम। ये हमारा पूरा का पूरा थर्ड पर्सन हो जाता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे और एनी कोई नेम हमारा थर्ड पर्सन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन पर्सन के लिए हमारा तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और एनी नेम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके एक छोटा सा टेबल देखेंगे, क्या होता है इसका हम लोग का यूज पूरा का पूरा आने वाला है आगे। ठीक है, पर्सन टेबल। सब्जेक्टिव केस हमारा ये है पर्सन, पर्सन जो कि इसमें दिखाया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और इस साइड में दिखाया गया इसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक देखिए। हम आगे इसको तो शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एसयूपी लिखेंगे, इसको ओबीजे लिखेंगे और इसको पीए तो लिखे ही हैं, और इसको पीपी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आरपी लिखेंगे। यदि हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म का यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए ये, और ये सबके जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का पीए साहब यूज करेंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन का पीपी यूज करेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा आई है, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई और वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और होता है, माइन आवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आवर सेल्फ होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ हो जाता है। ठीक है, ये इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है। अगर इसका आप लोग मायने पूछेंगे, इसका डिफिनीशन पूछेंगे, इसका राइट डाउन, तो ये हम लोगों ने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कवर करेंगे एक एक पॉइंट को, आखिर ये चेंज हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारा जो सेशन होगा बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम इसको इसके डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ही का थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, ही, सी, इट और दे, और यहाँ पे कोई सा भी नेम भी लिख सकते हैं, एनी नेम। ठीक है, अब इसी को हम कन्वर्ट किए, ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर हो जाता है, इट हो जाता है, देयर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, हर्स हो जाता है, इट्स हो जाता है, देयर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। अगर आप पूछेंगे फिर कि क्या नाम में भी नहीं होता है क्या,
तो नाम में वैसा कुछ नहीं होता, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन, बस इसके लिए हम एक डायरेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और वो प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं हम लोग आगे एक टाइप कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी दुख दर्द कोई सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग को कुछ छोटा सा और रूल्स देखना है, जो कि क्या देखना है, हम लोगों ने एक देखे हुए थे, क्या यूज कर रहे थे, से या सेज आया हुआ होगा, तो इसको हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि करते हो तुम लोग तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि तुम लोग इसे करते हो सेज को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हमारा प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है इसके सामने, से टू हो या सेज टू, तब इसको चेंज करना हमारा कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन इसके साथ ऐड हो चुका है। तो ये हमारा से का टेल हो जाता है। अगर हमारा एस लगा हुआ रहता है, देखो तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यदि हम यहाँ पे छोटे से टर्म का यूज करें तो देखेंगे कि यहाँ सेज है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है क्या, और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या, ये हमारा से टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेज टू वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो इसका टेल हो जाएगा और इसका टेल्स हो जाएगा। अगर एस लगा हुआ होगा तो एस लगाएंगे, एस नहीं लगा हुआ होगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब एक और हमारा टर्म छोटा सा यूज किया जाता है, इसे याद कर लेना है। क्या हो जाता है, एक नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। इसे हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से दिखाते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हमने क्या करते हैं, या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से दिखाते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से दिखाते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डबल कोट्स, या सिंगल कोट्स। सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन से हम इन्वर्टेड कोमा को डिफाइन करते हैं। ये टोटल का टोटल को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को डबल कोट और सिंगल कोट से दिखाते हैं। बस ये दो टर्मिनोलॉजी याद करना है और एक चेंज इन पर्सन याद करना है। बस ये तीन डेफिनेशन याद, तीन चीज़ आप लोग याद रखोगे, फिर पूरा का पूरा हम लोग का चेंज इन पर्सन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा, तब एक छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ पे जितने भी हमने रूल्स नियम देखे थे वो सब का सब क्लियर हो जाएगा यहाँ एग्जाम्पल पे। हम लोगों ने अभी तक क्या देखे, नरेशन क्या होता है, नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कितने तरह का होता है, दो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर आता है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। इसके अलावा हमने क्या देखे कि हम लोगों ने को इसको चेंज करने के लिए कुछ रूल नियम होते हैं, जो कि कौन से रूल्स नियम होते हैं चेंज करने के लिए। एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। जनरल रूल के अंदर हम लोगों ने तीन देखे थे। क्या देखे थे, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी हमने चेंज इन पर्सन देख रहे हैं। तो चेंज इन पर्सन में हमने क्या देखे कि पर्सन कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी और उसके टोटल फैमिली मेंबर, जो इसको टेबल में मैंने दिखाया था। सेकंड क्या होता है हमारा यू, जो कि यू होता है, योर्स होता है, योर्स
होता है और योरसेल्फ होता है। थर्ड पर्सन हमने क्या देखा था, ही सी इट दे और एनी नेम, इसका भी फैमिली मेंबर था जिसे हमने पर्सन टेबल में देखा था। ठीक है, पर्सन टेबल हर हाल में याद हो जाना चाहिए, इसे रटने से याद नहीं होगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक लॉजिक होता है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले बबुआ वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते, बिल्कुल आसान बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोगों ने 6, 7, 10, 8, 9 में तो पढ़े ही होंगे, इसलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। क्या हो जाता है, ही सेज टू सीता। अभी छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, ही सेज टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई नीड योर हेल्प, नीड योर हेल्प। ठीक है, तब हम ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ना। ही सेज टू यू आई नीड योर हेल्प। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया गया है, ये स्मार्ट राइटर में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। ही सेज टू यू आई नीड योर हेल्प। अब हमने अभी ने देखा था डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच भी लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच 2 टर्म में लिखा हुआ है। ही सेज टू यू हमारा ये टोटल का टोटल क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, जिसको शॉर्ट में रिंग एसपी लिख रहे हैं। आई नीड योर हेल्प रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट में आरटीडी एसपी लिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम इसको पहचानेंगे। सबसे पहले यदि पहचानने आ गया तो चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, बस पहचानने सही से आ जाना चाहिए। यू हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। से क्या है, सेज हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। यू हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक और बताना रह गया था पर्सन के लिए, जो कि बिना उस ट्रिक के नहीं हो पाएगा। वह ट्रिक क्या होता है, SON। What is SON? SON means, S means subject, O means object, N means no change। अब यहाँ पे ये वाला सिंपल सा ट्रिक याद रहना चाहिए, SON। ये क्या होता है, पर्सन रूल में आ जाता है हमारा। ये हमारा ये टोटल का टोटल क्या है, पर्सन रूल है। ठीक है, तो अब पर्सन रूल है और इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे हमने देखेंगे कि जब हमारा रिपोर्टेड एसपी में बात हो रहा होगा और ये रिपोर्टिंग स्पीच में बात हो रहा होगा। ध्यान से सुनेंगे। पर्सन रूल का क्या होता है, सन का फॉर्मूला, रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आया हुआ होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हम क्या देखते हैं, यदि हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट पर्सन आई और वी और इसके टोटल फैमिली मेंबर यू के टोटल फैमिली मेंबर, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, दे और एनी नेम। ये हमारा टोटल के टोटल थर्ड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखे कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ होगा तो इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन आया हुआ होगा
तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन आया हुआ होगा तो नो चेंज। मेरा तो बल्ले बल्ले है, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन होगा उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं। बस ये दो चीज़ को याद रखना है, ठीक है। यदि हम इसको एक एक टर्म को डिफाइन करें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक नंबर करके। फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच, इसको डिफाइन कर सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो कि कौन सा होता है, आईवी, और इसके टोटल फैमिली मेंबर आया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड हुआ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और इसके यू का फैमिली मेंबर, जो कि टेबल में मैंने हाल ही में देखा था, आया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या देखे हमने, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई या वी इसके फैमिली मेंबर आया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या चेंज होगा। या इसके थर्ड नंबर पॉइंट को देखें एंड लास्ट को, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, बस दो चीज़ों में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये वाला रूल में छूट गया था, इसको हम लोगों ने अभी देख लिए। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहचानेंगे, ये हमारा आई है, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि रिपोर्टेड स्पीच का है। बात करें पर्सन का तो हाल ही में मैंने देखा कि आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये आई आया हुआ है फर्स्ट पर्सन है। नीड आया हुआ है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। योर आया हुआ है, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हेल्प आया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा हेल्प ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं ना है कि ये हेल्प हमारा मदद करना, ये तो हमारा इसमें एनर्जी लग रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है। तो यदि हम बात करें तो ये टोटल का टोटल ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दो टर्मों में डिफाइन करेंगे, वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने जब इसको पहचान लिए तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ही तो इतने सारे हम लोगों ने ऊपर स्टार्टिंग से इसका देख रहे थे, रूल्स, नियम, कंडीशन, इसका स्टेटमेंट जो भी था। अब हम इसका क्या कर देंगे, ही सेज टू यू, ही का क्या हो जाएगा, ही टेल्स यू। क्या किए हमने, यहाँ पे था सेज टू को टेल में बदले। अभी हाल ही मैंने देखा था, क्या देखा था, यदि से या सेज होगा
तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यस से टू या सेज टू होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, टेल्स। एस लगा होगा तो लगाएंगे, नहीं लगा होगा नहीं लगाएंगे। यू को एच इट इज रहने देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, डेट आई नीड योर हेल्प। अब देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, आई आया है, इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हाल ही में रूल सीखे थे कि यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आया हुआ होगा तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई का सब चेंजिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है, ही का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हे नीड ना। ट्रांसलेशन में हम लोगों ने बचपन में सीखे थे, जब इतने साथ थे तो तभी से सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमारा ही या सी होगा उसके साथ यदि हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आया हुआ हो, मेन वर्ब आया हुआ होगा तो उसके साथ एस ई एस जोड़ना चाहिए, है ना। इसके लिए बहुत पिटाई खाए थे बचपन में, है ना। अब हमारा ये क्या होता है, योर। योर योर पॉजिटिव एडजेक्टिव। बात करें हम योर कौन सा पर्सन है तो क्या बोला जाएगा, ये हमारा सेकंड पर्सन है। कोई परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। योर हमारा सेकंड पर्सन है, किस चेयर पे बैठा हुआ है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव पे बैठा हुआ है। बात करें सेकंड पर्सन का तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या बोला जाएगा कि हमारा जो सेकंड पर्सन है ये हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के ही अनुसार रह जाएगा ये हमारा योर। योर हेल्प। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक ठो एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर देखते हैं। यदि हम इसको स्मार्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है बाबू, ले लो। He tells you that he needs your help। बस ये कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। She says to us, comma inverted comma, I am your friend। आई एम योर फ्रेंड। तब हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी हमने रूल्स नियम जो देखे थे वो क्या देखे थे, रूल्स नियम, जो कि हम सबसे पहले इसको पहचानेंगे। ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, टोटल के टोटल क्या है हमारा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा रिपोर्टेड स्पीच होगा, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आई आया हुआ है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। और ये किस कुर्सी पे बैठा हुआ है, सब्जेक्ट के एम आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद योर आया हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। She says to us, I am your friend। देखिए इसे कन्वर्ट करते हैं।
क्या हो जाएगा इसका? इसका हमारा CH का क्या हो जाएगा? छोड़ देते हैं इसे ऐसे ही। सी सेज टू अस आई एम योर फ्रेंड। तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी टेल्स अस, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, डेट लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? सी। आई सब्जेक्टिव केस पे, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी लिखाएगा। सी के साथ हम लगता है क्या? नहीं लगता है। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है। अस का हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आवर फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ होगा कि यहाँ पे तो था अस, यहाँ पे योर, मानते हैं चेंज किए, तो यहाँ पे तो एज इट इज छोड़ दिए थे, फिर यहाँ पे चेंजिंग क्यों? मेरे साथ ऐसा गेम क्यों हो रहा है? मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे क्या कि हमारा जो यहाँ पे है सेकेंड पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव, सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कोई बात नहीं, इतना तक तो ठीक था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है। अस को मैंने देखा कि इसको चेंज करना है। क्या करना है? क्यों चेंज करना है? क्योंकि जो इस कुर्सी पे जो बैठा हुआ होगा उसको उठा कर ले जाएंगे तो उसी कुर्सी पे बैठाएंगे, तो इसलिए हमको यहाँ से ले गए। तो यहाँ पे आवर, इसको फ्रेंड, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? अस का आवर होता है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं तुम लोग के लिए, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे यो सेज टू मी he is not good boy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है we says to him she is very intelligent। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना है, ट्राई करना है, होगा तो होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।